हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओन गोल चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा रिलेटेड टू यूरोपियन का आगमन। ठीक है दोस्तों, जो कि कंपटीशन में बहुत ही पूछता है। ठीक है, यह सेक्शन मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा यूरोपियन के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो क्या था दोस्तों कि प्राचीन समय में यूरोप से भारत का व्यापार दोस्तों लैंड के थ्रू हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब ओटोमन एम्पायर का साम्राज्य हुआ तो दोस्तों उसने क्या किया कि इस लैंड बाउंड्री को बढ़ा बंद कर दिया और क्या किया, टैक्स को भी बढ़ा दिया, जिसके कारण यूरोप के जितने भी व्यापारी थे उनको अधिक टैक्स पे करना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। तब यूरोप के मर्चेंट जितने भी थे वो दूसरे रूट खोजने लगे कि कैसे इंडिया से व्यापार किया जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तब दोस्तों 1453 ईस्वी में स्पेन के एक पर्सन थे जिनका नाम है कोलंबस। क्या दोस्तों, कोलंबस। ठीक है, उन्होंने अपने देश स्पेन से निकला एक बोट लेकर। बिकॉज उस समय जो था दोस्तों कि कोई भी रास्ता के लिए मैप नहीं था या कुछ भी उतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था, जिसके कारण उन लोगों को रास्ते खोजने में बहुत ही तकलीफ हुआ करती थी। तो किसी तरह से कोलंबस जो थे स्पेन का, वो बोट लेके निकले। उन्हें रास्ता पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि जाते हैं जहाँ कहीं भी चले जाएं, क्योंकि उन्हें रास्ता पता नहीं था। क्योंकि उन लोगों को रास्ता जो था इंडिया आने के लिए लैंड के थ्रू पता था, वाटर के थ्रू पता नहीं था। ठीक है दोस्तों, वो बोट लेके निकले और कुछ महीनों तक लगातार ट्रेवल करते रहे। और ट्रेवल करते करते जो कोलंबस थे उनको आना था इंडिया, लेकिन वो पहुंच गए अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका पहुंच गए। उस समय अमेरिका देश का नाम अमेरिका नहीं था दोस्तों। क्या था कि वो पहुंचे, तो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे क्या यही इंडिया है, इंडिया के लोग तो बहुत वाइट वाइट हैं। तो बाद में पता चला कि नहीं, ये अमेरिका नहीं, ये इंडिया नहीं अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने मैंने बोल सकते हैं कि वाटर के थ्रू मैंने एक रास्ता खोज लिया कि कैसे यूरोप से अमेरिका जाया जाए। इसीलिए बोला जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन सही नहीं है। अमेरिका कोई भुलाया नहीं था कि अमेरिका की खोज हुआ था। क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि कोलंबस ने लैंड रूट के थ्रू नहीं बल्कि वाटर के थ्रू, मैंने मीन्स कह सकते हैं कि सी रूट के थ्रू अमेरिका जाने का एक नया रास्ता खोजा था। ऐसे क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, वास्को डिगामा के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं दोस्तों। क्या था कि वास्को डिगामा जो थे पुर्तगाल के निवासी थे। याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डिगामा कहाँ के निवासी थे, किस देश के थे, पुर्तगाल के। पुर्तगाल के कैपिटल क्या है दोस्तों, लिस्बन। स्पेन के कैपिटल क्या है दोस्तों, मैड्रिड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा जो थे वो पुर्तगाल के निवासी थे। उन्होंने भी प्रयास किया इंडिया आने के लिए, उन्होंने प्रयास किया। तो दोस्तों उन्होंने भी बोट ली और ट्रेवल करना शुरू किया और कई महीनों तक लगातार अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन में ट्रेवल किए। ट्रेवल करने के बाद वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए वह भारत के केरल राज्य के कालीकट के तट पर आके पहुंचे। कब दोस्तों, 1498 में। कब दोस्तों, 1498 में केरल के कालीकट, या इसका दूसरा नाम कोझिकोड भी है, आके पहुंचे यहाँ पर। उस समय केरल का किंग कौन था दोस्तों, तो उस समय केरल का राजा था जिनका नाम था जमुरीन। क्या नाम था दोस्तों, जमुरीन। जमुरीन ने वास्को डी गामा का अच्छे से वेलकम किया, वेलकम किया और वेलकम किया और यहाँ के जो इतने भी मसाले एक्सेट्रा कुछ भी थे उन्होंने उससे वास्को डी गामा को इंट्रोड्यूस कराया। वास्को डी गामा को ये सब बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें ये सारे मसाले को अपने बोट में भर ली और अपने देश पुर्तगाल लेके गए। और उन्होंने वहाँ जितने भी मसाले थे उसको 10 गुना रेट पर बेचा और उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ। तो वास्को डी गामा को लगा कि अगर इंडिया से व्यापार होने लगे तो हम लोग बहुत ही ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से धीरे धीरे यूरोपियन कंपनी का आगमन होने लगा। और सबसे पहले दोस्तों पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, जिसका निर्माण किसने किया था, वास्को डिगामा ने। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, यहाँ हम लोग बोलते हैं कि
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूरोप से इंडिया का जो रास्ता है वो ईस्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है, यूरोप के जो लोग हैं वो मानते हैं कि इंडिया ईस्ट में है, इसीलिए इंडिया के में जो भी कंपनी स्थापित होती है वो ईस्ट साइड होने के कारण लोग बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप डेट आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम सभी देखते हैं कि होता है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंट्री तो अलग अलग है लेकिन नाम एक ही रखता है लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका रीजन है कि वो ईस्ट में है और ईस्ट में लोग अपना कंपनी को स्टैब्लिश किए हैं, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आई होप डेट की लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुआ था? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू बता देता हूं दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने मेमोरी में छाप ली तो कई सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रखिएगा। 1498, 1600, 1602, 1600, 1664 और दोस्तों आपका 1731। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा 1498 में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी। 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्थापित हुई थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्थापित हुई थी। 1616 में दोस्तों क्या हुआ था? बताइए बताइए। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1731। 1731 में दोस्तों स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्थापित। आई होप डेट कि ये 6 ईस्वी आपको याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 ईस्वी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? 1498, 1600, 1602, 1616, 1664, 1731। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष इंडिया में स्थापित हुई थी? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1498। क्या दोस्तों? 1498। किसने किया था दोस्तों? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? लिस्बन। ठीक है, आई होप डेट के आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है 1600। 1600 में क्या हुआ था दोस्तों? बताइए बताइए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में। यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी को, 1761। तो चलिए बताइए दोस्तों 1761 में क्या हुआ था इतिहास में? तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। क्या हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों किन के बीच हुआ था? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था दोस्तों, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और इसमें मराठे जो थे हार गए थे। सोचने वाला बात है दोस्तों कि मराठा इतना स्ट्रांग होने के बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्यों हार गए थे अफगानों से? हैं? तो आइए मैं आपका इसके पीछे का मेन रीजन क्या है बता देता हूँ दोस्तों। तो मराठे जो थे ये गुरिल्ला युद्ध में बहुत ही माहिर थे। इंडिया में कोई ऐसा सेना नहीं था जो गुरिल्ला युद्ध में मराठों से जीत सके, क्योंकि ये लोग गुरिल्ला युद्ध करने में एकदम माहिर थे दोस्तों। और ये लोग जो थे महाराष्ट्र का मैक्सिमम रीजन जो है हिली, मतलब मीन्स बोल सकते हैं कि पठारी वाला रीजन है, और ये लोग पठार में लड़ने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, मीन्स पानीपत जो हरियाणा में स्थित है, तो इन लोगों को अपना क्षेत्र महाराष्ट्र छोड़ के हरियाणा जाना पड़ा। ठीक है, हरियाणा में जाने के कारण वहाँ पर प्लेन भूमि है। प्लेन भूमि है तो वहाँ पर इन लोग को तो आदत था गुरिल्ला युद्ध करने का, लेकिन वहाँ जाने के कारण वहाँ पर इन लोगों को प्लेन रीजन में क्या था, युद्ध करना पड़ा। और उस समय बारिश इतना ज़्यादा होने लगा कि इन लोग को बारिश में अपने हथियार को कैसे इस्तेमाल किया जाए या अपने सामान को कैसे रिजर्व किया जाए, इस सब की कुछ आदत नहीं था। ये लोग केवल गुरिल्ला युद्ध करने में और पठार के रीजन में ही लड़ने में एक्सपर्ट थे, प्लेन रीजन में लड़ने में एक्सपर्ट नहीं थे। लेकिन ये जो अफगानी थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, ये लोग सभी तरह के
सिचुएशन में लड़ने में एक्सपर्ट थे, जिसके कारण ये लोग जो प्लेन एरिया में था लड़े और बुरी तरह से मराठों को पराजित किए। और इसी समय से मराठा जो था धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। आई होप डेट कि ये आपको कहानी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑप्शन डी 1764। बताइए 1764 में क्या हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई हुई थी। बक्सर की लड़ाई, इंग्लिश और ज्वाइंट फोर्स ऑफ मुस्लिम, इसमें कौन कौन लड़ रहे थे? तो आपको बता दें दोस्तों कि मुगल एम्पायर लड़ रहा था, अवध के नवाब लड़ रहे थे, ये सभी लोग मिल के लड़ रहे थे, फिर भी अंग्रेजों से नहीं जीत पाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों का रणनीति स्ट्रेटेजी बहुत ही स्ट्रांग था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई? ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या? ए 1600 ईस्वी में। ठीक है, आइए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। 1664 में क्या हुआ था? ये कोई खास डेट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ दोस्तों। 1664 में क्या हुआ था बताइए? 1664 में आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्ताब्लिश हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टाब्लिश हुई थी। यहाँ 1764, यहाँ पर दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आइए आपको थोड़ा इंग्लैंड के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप सुनते होंगे दोस्तों कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये सब क्या है? कुछ तो अंतर होगा, क्यों इसके चार नाम है? और पूछा जाए कि सबकी राजधानी क्या है, तो हम सभी बोलते हैं कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, सबकी राजधानी लंदन है। तो व्हाट इज डिफरेंस? क्या डिफरेंस है इनके बीच? ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड एक स्वतंत्र कंट्री है, लेकिन जब इंग्लैंड, याद देखिए दोस्तों, जब इंग्लैंड और वेल्स, वेल्स एक कंट्री है जो इंग्लैंड के साथ बॉर्डर टच करती है, ये दोनों मिल जाती है, तो इसके संयुक्त एरिया को दोस्तों ब्रिटेन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्रिटेन, याद रखिएगा। इंग्लैंड और वेल्स के इंग्लैंड और वेल्स के संयुक्त एरिया को हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसमें स्कॉटलैंड, ठीक है, जब इसमें स्कॉटलैंड भी मिल जाता है, तब इसके संयुक्त एरिया को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन। और इसको जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों मिल जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। लेकिन जब इसी में क्या दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड, क्या दोस्तों याद रखिएगा, नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है, जो कि देखिएगा तो दोस्तों आपको आयरलैंड के जस्ट ऊपर है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जब इसके एरिया में मिल जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? तब इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो आई होप डेट कि आपको समझ में आया होगा कि ये ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप भुलाएंगे नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई थी? डच, ये डच क्या होता है दोस्तों? कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। डच, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड के निवासी जो होते हैं ना, जैसे इंडिया के निवासी हो गए इंडियन, ठीक है, रसिया के निवासी हो गए रसियन हो गए, चाइना के निवासी हो गए चाइनीज, या कुछ भी, फ्रांस के राजधानी हो गया फ्रांसीसी, या कुछ भी, उसी तरह से नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको डच बोला जाता है। आई होप डेट कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो नीदरलैंड का कैपिटल क्या है दोस्तों? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है। तो बताइए आप क्वेश्चन कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई? बताइए दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मीन्स 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी। चलिए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ दिया है दोस्तों 1761। 1761 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत में स्थापित हुई थी? यहाँ देखते हैं 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस्टाब्लिश हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन रखते हैं डी 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, आई होप राइट कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए 4 नंबर क्वेश्चन। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस वर्ष स्थापित हुई थी? यहाँ आपको कंफ्यूज करेगा दोस्तों डेनिस, ये डेनिस क्या होता है, व्हाट इज डेनिस? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आयरलैंड के जो निवासी होते हैं उन्हें डेनिस बोला जाता है। डेनिस कहने का मतलब है कि मैं आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, किसकी? आयरलैंड की। तो बताइए दोस्तों, आयरलैंड का कैपिटल क्या होता है? डबलिन। याद रखिएगा दोस्तों, ये छोटी छोटी क्वेश्चन एक नंबर आपको दिला सकती है, क्योंकि आप देखिएगा तो कभी कभी देश की राजधानी भी पूछ देता है जीके में। ठीक है ना, तो डेनिस किसको बोलते हैं? आयरलैंड के। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन। आइए ऑप्शन को देखते हैं, और सबसे पहले बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई थी? बताइए बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 1616 में। क्या दोस्तों? 1616 में। ठीक है, आइए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। 1498 दिया है, तो इस समय क्या हुआ था? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्थापित हुई थी। यहाँ 1664 दिया है दोस्तों, तो इस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टाब्लिश हुई थी। यहाँ 1731 इस समय स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई थी? फ्रेंच, फ्रेंच मीन्स फ्रांस की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है ना तो बताइए फ्रेंच, तो बताइए फ्रांस का कैपिटल क्या है दोस्तों? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा सीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि पेरिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में ही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं आगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1664 मीन्स ऑप्शन ए। आइए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन इस ईस्वी को इतना फिर पढ़िए, रिकॉल कीजिए कि आपको इसी समय मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बार बार ऑप्शन के रिकॉल करवा रहा हूँ कि आपको मेमोरी में सेव हो जाए, फिर आपको पढ़ने का झंझट नहीं रहे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ 1761 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। यहाँ 1602 में क्या हुआ था दोस्तों? तुमको बता दूं, डच। डच मतलब समझ रहे हैं ना आप दोस्तों? हाँ, नीदरलैंड। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। 1616 में दोस्तों क्या हुआ था बताइए? तो डेनिस, डेनिस मीन्स आयरलैंड। हाँ, समझाते रहिए दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए आपको 6 नंबर क्वेश्चन, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई थी? बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए बताइए। तो इसका आंसर होगा ए मीन्स 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी। स्वीडिश मीन्स स्वीडन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो स्वीडन, स्वीडन का कैपिटल क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों? स्टॉकहोम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। 1664 क्या हुआ था बताइए? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टाब्लिश हुई थी। 1616 बताइए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टाब्लिश हुई थी। 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। आई होप डैट कि आपको ये 6 क्वेश्चन रिकॉल हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। बताइए बैटल ऑफ सवाली कब हुआ था? दोस्तों इसको सुडौली भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं देखिएगा तो आपको मिलेगा सुडौली। बैटल ऑफ सुडौली कब हुआ था? या आप बैटल ऑफ सवाली भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको प्रोनाउंसिएशन में कंफर्टेबल फील हो, यू कैन से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ देखते हैं बैटल ऑफ सुडौली कब हुआ था। बताइए दोस्तों, और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ चुका है दोस्तों कंपटीशन में कि बैटल ऑफ सुडौली कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। बैटल ऑफ सुडौली
1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में हुआ था। तो अब सोचेंगे दोस्तों कि सुडौली का युद्ध क्या था, ठीक है ना? तो आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सबसे पहले आई थी, ठीक है? और इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों हो, चाहे वो आपका बोल सकते हैं दोस्तों क्या कि गोवा हो, सूरत हो, इन सभी रीजनों में अपना स्थापित कंपनी स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों? तो जब इंग्लिश जो थे वो इंडिया में आए तो उनको कंपनी लगाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, और ये पुर्तगीज जो थे कंपनी नहीं लगाने देते थे। वो जानते थे कि अगर इंग्लिश कंपनी लगा देगा तो हमको प्रॉफिट कम होगा, इसीलिए पुर्तगीज जो थे वो नहीं लगाने देना चाहते थे। इसीलिए पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बैटल हो गया, मीन्स लड़ाई हो गया दोस्तों। कब? 1612 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से हरा देते हैं दोस्तों, ठीक है? हराने के बाद जो थे रिजल्ट क्या मिला दोस्तों? तो जो थे इंग्लिश वो सूरत पर अच्छी तरह से कब्जा कर लिए और वहाँ से पुर्तगीज को खदेड़ दिए और वहाँ पर अपना कंपनी स्थापित किए। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बैटल ऑफ सुडौली क्या था। याद रखिएगा, यह जो युद्ध था एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था, ठीक है ना दोस्तों? तो आइए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। बताइए दोस्तों 1759, बताइए दोस्तों 1759 में क्या हुआ था? 1759 में बैटल ऑफ वेडरा हुआ था। 1760 में क्या हुआ था दोस्तों? बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था। 1761 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ मीन्स थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। सारे इसमें याद रखिएगा, मैं आपको लाइन से ऐसे याद करवा दूंगा कि फिर आप भूल नहीं सकते। केवल आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, देखिए मैं आपको कैसे आपके मेमोरी में सेव करता हूँ इस सारे ईस्वी, ठीक है ना दोस्तों? तो बढ़ते हैं आगे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था? बताइए दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया बैटल ऑफ वांडीवास 1760 ईस्वी में हुआ था। आइए मैं आपको इस बैटल के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। इसका तो आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, 1760। बैटल ऑफ वांडीवास मीन्स किनके बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों? तो इंग्लिश से जो थे वो पूरी तरह से अपना आधिपत्य पूरे इंडिया पर करना चाहते थे, ठीक है? और फ्रेंच जो थे वो पुडुचेरी में अपना कंपनी लगाए हुए थे और काफ़ी ग्रो कर रहे थे। पुडुचेरी जो कि सी से टच करता है, जिसके कारण उनको बहुत ही प्रॉफिट होता है। तो अंग्रेज सोचे कि क्यों ना पुडुचेरी में भी कब्जा करके अपना कंपनी लगाया जाए, लेकिन फ्रेंच जो थे लगाने नहीं दे रहे थे। तो फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हो गया और इस युद्ध का नाम दिया गया बैटल ऑफ वांडीवास। तो क्वेश्चन पूछता है कि बैटल ऑफ वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बोलिएगा दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस युद्ध में भी अंग्रेज जो थे वो फ्रेंच को बुरी तरह से हरा देते हैं और हराने के बाद पुडुचेरी के जितना भी एरिया है सारे एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? लेकिन जब पेरिस की संधि होती है इंग्लैंड में और फ्रांस के बीच, तो अंग्रेज जितने भी थे, जितने भी एरिया कैप्चर किए थे पुडुचेरी का, वो फिर से फ्रांस को वापस कर देते थे, ठीक है दोस्तों? आइए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर 1759 में क्या होता है दोस्तों? बैटल ऑफ वेडरा। और यहाँ पर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है? आई होप डैट कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? बैटल ऑफ वेडरा कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1759। 1759 में बैटल ऑफ वेडरा हुआ था। अब सोचिएगा दोस्तों बैटल ऑफ वेडरा क्या है, आइए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो बैटल ऑफ वेडरा किसके किसके बीच हुआ था? तो बैटल ऑफ वेडरा ईस्ट इंडिया कंपनी और ये किसके बीच दोस्तों? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। डच तो आपको समझ में आ गया होगा किस कंट्री की बात कर रहे हैं? नीदरलैंड, ठीक है दोस्तों? तो क्वेश्चन पूछता है कि बैटल ऑफ वेडरा किनके बीच हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दोस्तों किनके बीच बताइए?
डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कब हुआ था? 1759 में। और इस युद्ध होने के बाद ही डचों का प्रभुत्व जो था धीरे धीरे इंडिया से समाप्त होने लगा और इनके सारे एरिया को अंग्रेज धीरे धीरे कैप्चर करने लगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं। 1757 में क्या था दोस्तों? बैटल ऑफ प्लासी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला को उसका ही जो सैनिक था और उसका कमांडर था धोखा दे दिया, जिसके कारण वो बुरी तरह से हार गया। और इसको लीड कौन कर रहा था अंग्रेज की तरफ से? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन है दोस्तों? वह बंगाल के प्रथम गवर्नर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। 1761, बताइए, यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अभी एक्सप्लेन किए थे। यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी 1764, क्या हुआ था दोस्तों इस समय? तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? बताइए दोस्तों। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था जिसका नाम है रेड ड्रैगन, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, तो उसका नाम था दोस्तों रेड ड्रैगन। ठीक है ना। और यहाँ ऑप्शन को देखते हैं। अपोलो 11 क्या है दोस्तों? अपोलो 11 यह एक स्पेस क्राफ्ट है। क्या है? स्पेस क्राफ्ट। इसी स्पेस क्राफ्ट से होकर के पहला बार नील आर्मस्ट्रांग मून पर गए थे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ ऑप्शन रखते हैं सी गाजी। गाजी क्या है दोस्तों? गाजी एक पनडुब्बी है जो कि पाकिस्तान का है। आइए मैं आपको गाजी का स्टोरी बताता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए बताता हूँ गाजी पनडुब्बी के बारे में कहानी कि कैसे इंडिया ने गाजी पनडुब्बी को एक ही बार में अपने पनडुब्बी विक्रांत से बे ऑफ बंगाल में डुबोया था। आइए, बहुत ही इसके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। दोस्तों जब बंगाल मीन्स ये रहा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश का आज़ादी के लिए जो 1971 में लड़ाई हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो वो है 1700, 1700 नहीं दोस्तों, 1900, याद रखिएगा 1971 में, 1971 में आज़ाद हुआ था। जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा था तो उस समय इंडिया का सबसे ताकतवर पनडुब्बी था विक्रांत, बहुत ही स्ट्रांग था और काफ़ी लंबा चौड़ा था। इसके पास इतना कैपेसिटी था कि अकेले कितने हजारों सैनिकों को मार गिराए। ठीक है, तो जब बैटल स्टार्ट हो गया तो ये आईएनएस विक्रांत जो था दोस्तों, ये जो एक पनडुब्बी था, पनडुब्बी नहीं एक शिप था दोस्तों, शिप। और क्या था दोस्तों कि मतलब ये गया और सी रूट के थ्रू बांग्लादेश में जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर थे उनको बुरी तरह से क्षति पहुंचाई। ठीक है दोस्तों, बुरी तरह से क्षति पहुंचाई और पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। लेकिन यह इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंच गया कि मतलब जो आईएनएस विक्रांत है वो बुरी तरह से पाकिस्तानी सोल्जर को क्षति पहुंचा रहा है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गाजी पनडुब्बी से विक्रांत को पानी में डुबो दूँ, जिसके कारण इंडिया का जो नेवी है कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं, पाकिस्तान जो है गाजी पनडुब्बी अमेरिका से लिया था और ये काफ़ी ताकतवर था गाजी पनडुब्बी और काफ़ी मॉडर्नाइज था। ठीक है ना दोस्तों। और उन्होंने पाकिस्तान ने गाजी पनडुब्बी को भेज दिया कि जाओ विक्रांत को मार के बे ऑफ बंगाल में डुबो दो ताकि इंडिया का नेवी कमज़ोर हो जाए। और यह जो था इंफॉर्मेशन खुफिया एजेंसी के थ्रू इंडिया को पता चल गया कि पाकिस्तान गाजी पनडुब्बी को भेज रहा है विक्रांत को पानी में डुबोने के लिए। ठीक है दोस्तों। और संयोग से देखिए समय इतना खराब था कि उस समय जो था आईएनएस विक्रांत का इंजन थोड़ा खराब हो गया था, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो वो जो था जो विशाखापट्टनम सी पोर्ट है वहाँ पर बनने गया था दोस्तों, वहाँ पर इंजन बन रहा था और पता किया जा रहा था कि मैंने क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, बाकी सब उसका सिस्टम अच्छा था, वहीं पर मैंने बन रहा था। और जैसे ही इंडिया को पता चला कि मतलब गाजी पनडुब्बी आ रहा है विक्रांत को डुबोने, तो उसने सोचा कि कैसे इसको मतलब ख़त्म किया जाए। और गाजी काफ़ी मॉडर्नाइज था तो इसको मार के गिराना काफ़ी चैलेंजिंग का काम था दोस्तों। लेकिन इंडियन नेवी ने हार नहीं मानी, उन्होंने दिमाग लड़ाया कि कैसे गाजी को डुबाया जाए।
और इंडिया में केवल एकमात्र आईएनएस विक्रांत के पास ही इतना ताकत था कि वो गाजी जैसे पनडुब्बी को डुबा सके, और उस समय उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था दोस्तों। तब इंडिया की नेवियों ने यह सोचा कि क्यों ना एक गलत इन्फॉर्मेशन फैला दिया जाए, और उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फैला दिया कि आईएनएस विक्रांत जो है वो अभी लड़ाई नहीं कर रहा है, कि मतलब वो अभी इस समय विशाखापट्टनम सी पोर्ट पर रुका हुआ है। ये नहीं बताया कि वो खराब हो गया है। उन्होंने बताया कि कैसे गाजी को विशाखापट्टनम पोर्ट के पास लाया जाता है, कि जैसे ही आएगा तो विक्रांत से मार के उसको डुबा देंगे। उन्होंने ये रणनीति बनाई और यह हवा फैला दिया चारों तरफ कि आईएनएस विक्रांत इस समय कहाँ है दोस्तों, वो विशाखापट्टनम के पास रुका हुआ है। जैसे ही यह पता गाजी के जो कैप्टन थे उनको पता लगा कि ये आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम के पास है, तो उन्होंने अपने पनडुब्बी का मुख जो है विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ दिया। इनको क्या पता था कि आईएनएस विक्रांत जो है घात लगा के बैठा था कि कब आएगा कि हम मार के डुबा देंगे। जैसे ही दोस्तों गाजी पनडुब्बी विशाखापट्टनम के पास पहुंचा, वैसे ही आईएनएस विक्रांत का इंजन तो खराब था लेकिन सारा सिस्टम बरियार था, वो चल रहा था। तो सिस्टम भले ही बंद था, जैसे ही आया इसने जो है सोनार से पता लगा लिया आईएनएस विक्रांत, और मार के अमेरिका के इतने शक्तिशाली मॉडर्नाइज्ड पनडुब्बी को गिरा दिया। जैसे ही गाजी को बे ऑफ बंगाल में डुबो दिया, मानो जैसे पाकिस्तान का कमर ही टूट गया हो दोस्तों। और बस बुझे कि इस उसी समय से पाकिस्तान पूरी तरह से कमज़ोर होते गए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ताकत और हथियार था गाजी। जब यह इन्फॉर्मेशन दोस्तों अमेरिका को लगा कि मेरे पनडुब्बी को इंडिया ने मार के डुबो दिया है, तो पूरा वो गुस्सा आ गए। गुस्साने के कारण उन्होंने इस युद्ध में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हो गए, और अपने बहुत सारे सबमरीन और जहाज को भेज दिया दोस्तों लड़ने के लिए इंडिया के विरुद्ध। और पाकिस्तान का साथ अमेरिका, ब्रिटेन ये सभी दे रहे थे, और सभी ने अपने अपने जहाज को भेज दिया कि मतलब जाओ इंडिया को मतलब रोक दो और उसको मतलब पनिशमेंट दो कि उन्होंने गाजी को डुबो दिया। लेकिन अब इंडिया को भी डर नहीं लगेगा कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश पाकिस्तान के साथ हो गए तो हम कमज़ोर हो गए। तब दोस्तों इस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी दोस्तों, उन्होंने रसिया से हेल्प मांगी कि मेरा हेल्प कर दो। और उसी समय दोस्तों शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रसिया के बीच। तब अमेरिका नहीं दोस्तों, रसिया सोचा कि अमेरिका जब साथ पाकिस्तान का दे रहा है तो हम साथ इंडिया के देंगे। तब रसिया ने दोस्तों बहुत सारे सबमरीन और न्यूक्लियर लेस शिप को जो है इंडिया की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। तभी इंडिया की तरफ से रसिया का बहुत सारा शिप और अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से बहुत सारा शिप इंडियन ओशियन में आके खड़ा हो गया एक दूसरे के सामने, और अब विश्व युद्ध होने को ही तैयार था दोस्तों। तब अमेरिका के लोगों ने बोला कि रसिया को कि तुम पीछे हट जाओ, कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो रसिया ने के जो कैप्टन थे वो भी बोला कि मैं भी अनलिमिटेड न्यूक्लियर लेस शिप लेके आया हूँ कि आओ वो लड़ने के लिए तैयार है। तब अमेरिका के लोगों को डर लगने लगा कि रसिया के पास न्यूक्लियर बहुत सारा है, कि वो मार के क्षतिग्रस्त कर देगा, और फिर अमेरिका और ब्रिटेन पीछे हट गए। तब उसी समय से बोला जाता है कि अमेरिका साथ नहीं दिया, लेकिन रसिया इंडिया का सच्चा मित्र है दोस्तों। यही कहानी थी गाजी की। आई होप डेट आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, बताइए 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बताइए पुडुचेरी पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रांसिस मार्टिन। क्या होगा? फ्रांसिस मार्टिन। इस पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन। आइए मैं आपको पुडुचेरी के बारे में सारे फैक्ट बताता हूँ जो कि कंपटीशन में पूछता है दोस्तों। पहला तो हो गया आपका फ्रांसिसी मार्टिन ने पुडुचेरी की स्थापना की थी। और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पुडुचेरी के कितने डिस्ट्रिक्ट है? याद रखिएगा दोस्तों, पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है। उनके नाम क्या क्या है दोस्तों? यनम, पुडुचेरी, कराईकाल और माहे। आइए मैं आपको नाम लिख दूँ। ये चारों डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं दोस्तों। क्या है? यनम, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है कराईकाल, चौथा है माही। दोस्तों याद रखिएगा कि ये चारों डिस्ट्रिक्ट
अलग अलग प्लेस पर है, अलग अलग स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ये जो है यनम डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का, यह आंध्र प्रदेश के पास है। ठीक है, पुडुचेरी और कराईकाल ये दोनों दोस्तों तमिलनाडु के पास में है। और ये माही जो है दोस्तों यह केरला के पास में है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यनम डिस्ट्रिक्ट मीन्स पुडुचेरी का यनम डिस्ट्रिक्ट किस राज्य के पास है, तो मारिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। और क्वेश्चन पूछे कि माही पुडुचेरी का माही डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के पास है, तो केरला के पास। ऐसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बता दो दोस्तों कि आखिर पुडुचेरी का मतलब क्या होता है, कुछ तो मीनिंग निकलता होगा पुडुचेरी। तो मैं बता दूं दोस्तों कि पुडुचेरी का मतलब तमिल लैंग्वेज में न्यू विलेज होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या पुडुचेरी का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में न्यू विलेज मीन्स नया गाँव। पुडुचेरी का अब याद रखिएगा, पुडुचेरी का मतलब होता है नया मीन्स न्यू विलेज। ठीक है, किस लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में। और बता दूं दोस्तों कि पुडुचेरी का एक निक नेम भी है जो कि बहुत ही फेमस है, और इसका निक नेम है द फ्रेंच वीरा ऑफ ईस्ट। मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछता है कि पुडुचेरी का निक नेम क्या है दोस्तों। इसका निक नेम है द फ्रेंच, ये है दोस्तों द फ्रेंच है दोस्तों रिवियरा ऑफ द ईस्ट। या देखिए द फ्रेंच रिवियरा ऑफ द ईस्ट, ये निक नेम है पुडुचेरी का। और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि पुडुचेरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। और याद रखिएगा फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। उस फेस्टिवल का नाम क्या है दोस्तों, बास्टिल। क्या नाम है दोस्तों, बास्टिल, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि बास्टिल दिवस कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बास्टिल दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो आप मारिएगा दोस्तों पुडुचेरी में। तो ये बास्टिल दिवस है क्या दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि पुडुचेरी में सबसे अधिक दिन तक ले शासन किसने किया था, फ्रांसीसियों ने किया था दोस्तों। और उन्हीं लोगों ने बास्टिल दिवस को स्टार्ट किया था मनाने के लिए, कहाँ, पुडुचेरी में। तो दोस्तों बास्टिल दिवस जो है यह फ्रेंच का एक राष्ट्रीय फेस्टिवल है। क्या है, राष्ट्रीय फेस्टिवल है। और यह फेस्टिवल जो है पुडुचेरी में मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, डी क्या है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, गिराल एंगियर। कौन था दोस्तों, गिराल एंगियर जो था मुंबई शहर का, मुंबई नहीं उस समय जो था दोस्तों बम्बई बोला जाता था, बम्बई शहर की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी, गिराल्ड एंगियर ने। किसने, गिराल्ड एंगियर ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। यहाँ दोस्तों कट गया है टाइपिंग थोड़ा, मैं लिख देता हूँ, कौन था भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था दोस्तों, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। क्या दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो है वो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय है। ठीक है दोस्तों, आपको बड़ी ही कंफ्यूजन होता होगा कि ये गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय कौन क्या होता है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, या क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ दोस्तों, आप कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको कभी भी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो पहला नाम याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्या, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स।
तीसरा नाम याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और चौथा नाम याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन। पांचवा नाम याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंट लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों। ये पांचों नाम याद रखिए। आइए मैं इन पांचों से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूँ, को भी मैं कहीं नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तब क्या क्वेश्चन आंसर मारिएगा, याद रखिए दोस्तों, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप मारिएगा वारेन हेस्टिंग। क्या मारिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। या क्वेश्चन ये पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आप आंसर मारिएगा यही, कौन, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आंसर मारिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिक। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आप आंसर मारिएगा यही, लॉर्ड विलियम बेटिक। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आंसर मारिएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप आंसर मारिएगा दोस्तों यही, लॉर्ड कैनिन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो वो है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों। या क्वेश्चन ऐसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, स्वतंत्रता शब्द लगा रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद इंडिया का प्रथम इंग्लिश गवर्नर जनरल कौन था, तो वो है, तो भी आप यही आंसर मारिएगा, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो है दोस्तों आपका राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, ठीक है दोस्तों, राजगोपालाचारी। और याद रखिए दोस्तों, राजगोपालाचारी का एक बहुत ही अच्छा टाइटल है जिनका, राजा जी। क्वेश्चन पूछता है कि राजा जी के टाइटल किसका है दोस्तों, तो राजा जी टाइटल है राजगोपालाचारी जी का। आई होप डेट कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तब कन्फ्यूज आ जाइएगा, और कन्फ्यूज जाइएगा तो आपका श्योर है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बताइए, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी कौन था, वो था दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस दोस्तों कौन था, तो यह इंग्लैंड के राजा जेम्स, जिनका नाम था जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका दोस्तों, जेम्स प्रथम का राजदूत था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। और ये जो कि सबसे पहले जहांगीर के दरबार में आया था। और क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर के दरबार में दूसरा आने वाला अंग्रेजी कौन था, तो वो था सर थॉमस रो। ये भी कौन था दोस्तों, जेम्स वन का राजदूत था। यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में कि मेगास्थनीज जो था न्यूक्लियस क्रिकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया था दोस्तों, ठीक है, राजदूत। और इसने एक बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। क्या दोस्तों, इंडिका बुक लिखी, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी, मैगलन। मैगलन कौन था दोस्तों, याद रखिएगा, मैगलन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मैगलन जो था, इन्होंने सी रूट के थ्रू पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो
सी रूट के थ्रू पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था, तो वह है मैगलन जी। ठीक है, मैगलन जो था स्पेन का निवासी था। ठीक है, स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। और बता दो दोस्तों कि जो पैसिफिक ओशियन है उसका नाम किसने रखा था? तो ये मैगलन जी ही रखे थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे कि पैसिफिक ओशियन का नाम, पैसिफिक ओशियन किसने रखा था? तो वह है मैगलन। किसने? मैगलन। आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, कोलंबस किस देश का निवासी था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बताइए, वो है आपका दोस्तों स्पेन, जिसका कैपिटल है मैड्रिड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो